इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे। अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने हमास पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया और हमास के गढ़ में घुसकर उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुटी है ताकि हमास दोबारा इजराइल पर हमला करने की गलती न कर सके। इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया। उत्तरी गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को कैसे ढूंढना है, उन्हें कैसे मार गिराना है, कैसे हमास के ठिकानों को तबाह करना है, इसकी सारी तैयारी बड़ी बारीकी से की जा रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। हमास के खिलाफ पिछले एक महीने से जारी इस जंग में इजराइल की सेना हर दांव आजमाने में जुटी है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल उसके ठिकानों पर बम गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मौजूद अल कुद्स अस्पताल के पास बम गिराए। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमास के आरोपों को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने 2 टूक कह दिया कि उसकी दुश्मनी फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ नहीं है, बल्कि उसका मकसद इस चरमपंथी संगठन को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकना है। और इसी वजह से हमास के खिलाफ इजराइल का रुख लगातार कड़ा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास भी जंग में इजराइल के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याईर एदू नेतन्याहू की मौत हो गई, जो इजराइल की सेना में कैप्टन थे। याईर एदू नेतन्याहू के पास इजरायली सेना के एक स्नाइपर यूनिट की जिम्मेदारी थी। इजराइल की सेना के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना को हमास के लड़ाकों से जंग लड़ने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। इजराइल के निशाने पर गाजा के अस्पताल हैं, क्योंकि इजराइल की सेना का मानना है कि इन अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर हैं, जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। शुरू में इजराइल ने उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया था और वो इजराइल की बमबारी से बच गए। लेकिन हमास के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी में जुटे इजराइल ने इस बार गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया। फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के निशाने पर शिफा अस्पताल के सोलर पैनल थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने शिफा अस्पताल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गाजा में वैसे ही ईंधन का संकट है और शिफा अस्पताल के सोलर पैनल बर्बाद होने के बाद तो महासंकट आ सकता है। शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने के लिए किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली और शिफा अस्पताल के नजदीक पहुंचने का दावा किया, जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इजराइल की सेना ने जारी की, जिनमें उसके सैनिक गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसते नजर आए। इस बार इजराइल के निशाने पर हमास का कमांड सेंटर और इजराइल ने शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर साबित करने के लिए कई सबूत दिए। इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए इजराइल के सैनिक गाजा में घुस गए और उन्होंने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में, जहां इजराइल पर हमले की पूरी कहानी लिखी गई थी। इजराइल की सेना ने यह दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया
और इसे हमास के लड़ाकों और शिफा अस्पताल के कनेक्शन का सबूत बताया। क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि वीडियो में हमास के लड़ाके ने शिफा अस्पताल को हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय बताया। इजराइल ने एक चक्रव्यूह बनाया और धीरे धीरे उसकी सेना शिफा अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। इस बीच उसकी वायुसेना ने शिफा अस्पताल को टारगेट किया और बमबारी की। यही नहीं, फिलिस्तीन ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अलावा इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल को भी टारगेट किया। इसीलिए इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ऐसा प्लान बनाया कि वहां के कई बड़े अस्पतालों पर बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इजराइल ने गाजा के अस्पतालों को जमीन, आसमान और समंदर से घेरने की तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे गाजा के अस्पतालों के नजदीक पहुंचने लगा। क्योंकि इजराइल का प्लान गाजा में हमास के कमांड सेंटर को घेरने का है, जिसके लिए एक तरफ से उसकी सेना उत्तरी गाजा के शिफा अस्पताल पहुंच रही है और दूसरी तरफ से उसके टैंक वहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि इजराइल का कहना है कि उसका टारगेट उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने हैं, जिन्हें बर्बाद करने से पहले उसने वहां रहने वाले आम लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा। क्योंकि हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए उसने गाजा को उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बांटने का प्लान बनाया और उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे गुजरकर आम लोग सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। और हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन पर यही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि गाजा पट्टी वो जगह है जहां हमास के सैकड़ों ठिकाने हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए इजराइल ने धुआंधार बमबारी की। और गाजा पट्टी पर हर घंटे 42 बम गिराकर हमास के सैकड़ों ठिकाने बर्बाद कर दिए। दक्षिणी इजराइल से उत्तरी गाजा पर मिसाइल अटैक तेज हो गया, या यूं कहें कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने गाजा पर मिसाइलों की बौछार कर दी और एक के बाद एक कई मिसाइलें उत्तरी गाजा पर दागी, जिसे उत्तरी गाजा में महाविनाश का ट्रेलर भी कह सकते हैं। 17 साल बाद एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उसके देश पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर इजराइल को दहलाने की कोशिश की और इसीलिए दोनों के बीच कभी भी जोरदार लड़ाई छिड़ सकती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद से ही इजराइल की फौज हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इजराइल ने हमास से जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह को भी अपने निशाने पर लिया। आरोप है कि इजराइल के जोरदार हमलों में लेबनान के कई लोगों की मौत भी हुई है और इसीलिए हिजबुल्लाह का गुस्सा भड़क गया और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दी। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले के बाद आशंका यह है कि एक बार फिर 17 साल पहले की तरह दोनों में जंग छिड़ सकती है। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद भड़के इजराइल ने जंग छेड़ दी थी और वो जंग 1-2 दिन नहीं बल्कि महीने भर से ज्यादा चली थी। उस जंग में लेबनान के 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जबकि इजराइल के भी 165 नागरिकों की मौत हुई थी। मतलब इजराइल को भी उस जंग में नुकसान उठाना पड़ा था। उस जंग के बाद लेबनान और इजराइल में कई बार तनाव बढ़ा, मगर जंग जैसे हालात दोबारा नहीं बने। लेकिन इस बार जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दाग दिए तो इजराइल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भी लेबनान से अपने ऊपर हुए बड़े हमले का जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेटों को अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से आसमान में ही ढेर कर दिया, जिससे इजराइल के लोगों को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल इतना भड़का कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर दिए। इजराइल की सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल ने दावा किया कि उसने लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इजराइल ने यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद की। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए और इसीलिए उसे सबक सिखाया गया। इजराइल और हमास में जंग छिड़ने के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रुक रुक कर हमले कर रहा है। इजराइल भी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जबकि हिजबुल्लाह को ईरान पूरा समर्थन देता है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को गाजा में हमले बंद करने के लिए कहते आए, लेकिन इजराइल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है वो उसे पूरा करने के लिए गाजा में तबाही मचा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल के हमलों में वहां आम लोगों की भी जान जा रही है। इसीलिए दुनिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं।
और हिजबुल्लाह के भड़कने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है। लेकिन हमास से जारी जंग के बीच भले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हों, मगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान हमास के खात्मे पर है। ऐसे में अगर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजराइल भिड़ा तो उस पर खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से भी उसका 36 का आंकड़ा है। गाजा में इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह जंग की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इजराइल वहां बेकसूर लोगों पर भी हमले से पीछे नहीं हट रहा और इजराइल की सेना बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रही है। हालांकि इजराइल कई बार यह साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकाने हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ये बात मानने को तैयार नहीं। उसका आरोप है कि इजराइल गाजा में निर्दोष लोगों पर हमले कर रहा है और जंग में उसे कूदने के लिए मजबूर कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हिजबुल्लाह ऐसा तांडव मचाएगा जिसके बारे में इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इजराइल पर उनकी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से लेबनान की सीमा में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपने निशाने पर ले लिया। कि इजराइल हिजबुल्लाह से भी जंग चाहता है। हमास से जारी लड़ाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार जरूर किया है, लेकिन उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हिजबुल्लाह से भी जंग छिड़ जाए। क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग का मतलब होगा दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को बनाने वाला ईरान ही है। ऐसे में अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग छेड़ता है तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। यही वजह रही कि इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। इसके अलावा उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह से जंग छिड़ गई तो उसका नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ सकता है। अगर सऊदी अरब जैसा दुनिया का बड़ा और ताकतवर मुस्लिम देश ईरान के साथ उतर गया तो ईरान के आक्रामक तेवरों को और तो धार मिलेगी ही, साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इस तरह लामबंद हो जाएंगे कि इजराइल के लिए उन सब से एक साथ मुकाबला कर पाना बस से बाहर हो सकता है। इसलिए ईरान अभी मार्च में ही सऊदी अरब से सामान्य हुए अपने रिश्तों का फायदा उठाकर उसे इजराइल की घेरेबंदी के प्लान में शामिल करने में जुटा है। क्योंकि अगर एक बार सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भर दी तो दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ आ जाएंगे। यही वजह रही कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और मुद्दा उठाया कि गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में ही है और उसका मौजूदा मेजबान सऊदी अरब ही है। ईरान का प्लान काम कर गया, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत के बाद ऐलान कर दिया गया कि 12 नवंबर यानी आने वाले रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में OIC का अहम सम्मेलन होगा और चर्चा का मुद्दा होगा इजराइल के फिलिस्तीनियों पर हमले। मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरवाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खुद सऊदी अरब जाएंगे, वो भी पहली बार। बीते 11 साल में ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया है। मगर अभी ईरान के पास अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने का मौका है। मकसद अपने जानी दुश्मन इजराइल को ठिकाने लगाने का। इसीलिए खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सऊदी अरब जाने का मन बना लिया और साल 2012 के बाद ईरान के राष्ट्रपति पहली बार रियाद जाएंगे, जहां वो OIC की बैठक में शामिल होंगे। और हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग की एक नई बिसात बिछा दें। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसके सदस्य लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे इजराइल के पड़ोसी भी हैं। और सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और ईरान समेत पूरा का पूरा पश्चिम एशिया OIC में शामिल है। यानी अगर 12 नवंबर को OIC के सम्मेलन में मुस्लिम देशों का दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो इजराइल की आफत आ जाएगी। ईरान और सऊदी अरब की जोड़ी इजराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी और ईरान ठहरा अमेरिका का पुराना दुश्मन। और ऐसे में अगर सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की ही जुबान में बात करने लगा तो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। उसे पश्चिम एशिया में अपने 2 पुराने दोस्तों इजराइल और सऊदी अरब में किसी एक को चुनना होगा। सऊदी अरब के पास कच्चे तेल का भंडार है और वो अमेरिका के दुश्मन रूस से भी दोस्ती बढ़ाने में लगा है। इसलिए अमेरिका सऊदी अरब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मगर जब सऊदी अरब अमेरिका के दूसरे दुश्मन ईरान के साथ खड़ा हो
तो अमेरिका के लिए दोस्ती निभाना आसान भी नहीं होगा। सऊदी अरब को साथ लेने के चक्कर में अमेरिका के लिए इजरायल के साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ईरान को झटका देने के लिए सऊदी अरब को इजरायल से दोस्ती करने के लिए मनाने में लगा था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इजरायल को कोई देश नहीं मानते और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश दिलाने का समर्थन करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले ने अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया। हाल ये हो गया कि पश्चिम एशिया में इजरायल के नए दोस्त बनना तो दूर, मीलों दूर बसे दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीकी महाद्वीप तक के जो देश इजरायल से रिश्ते रखते थे, उन्होंने भी इजरायल से अपने राजदूत वापस बुला लिए और उस पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। और गाजा के आम लोगों को मौत के घाट उतारने की वजह से दुनिया भर के 9 देशों ने इजरायल से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इन देशों में इजरायल का पड़ोसी जॉर्डन भी है और पश्चिम एशिया का बहरीन भी। तुर्की जैसा नेटो देश भी इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला चुका है। अफ्रीकी देश चाड और दक्षिण अफ्रीका इस लिस्ट में नए जुड़े हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया, बोलिविया और चिली भी इजरायल में तैनात अपने राजदूतों को देश लौटने का फरमान सुना चुके हैं। और अब रविवार को OIC की बैठक के बाद दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी इजरायल की कड़ी घेरेबंदी कर सकते हैं। इजरायल पर कूटनीतिक दबाव बनाने के साथ उस पर हर दिशा से चौतरफा हमले भी किए जा रहे हैं ताकि उसे घुटनों पर लाया जा सके। और उसी कड़ी में यमन पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजरायल पर ड्रोन अटैक कर दिया। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उनके ड्रोन ने इजरायल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया और इस वजह से इजरायल की सेना के अड्डे कुछ घंटों के लिए ठप हो गए। उत्तर में लेबनान से कभी हिजबुल्लाह तो कभी हमास इजरायल पर रॉकेट दाग रहे हैं, तो उत्तर पूर्व में सीरिया से भी इजरायल खुद पर हमले होने का दावा कर रहा है। वहीं अब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद यमन से भी हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर धड़ाधड़ हमले शुरू कर दिए हैं, मगर फिर भी इजरायल अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है और जब से यह खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के
ठिकाने जिन्हें इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। फ्रांस की सरकार ने अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिसे देखते हुए फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। उस दौरान पूरे फ्रांस में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में यहूदी समुदाय के लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इजराइल और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी फ्रांस में ही है, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई थी। फ्रांस के मुताबिक उस वक्त हमलावर ने वहां धार्मिक नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया था कि उनके देश पर इस्लामी आतंकवाद का असर बढ़ रहा है। और इसी बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया कि अगर जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यूरोप के कई देश इसकी आग में झुलस सकते हैं। फ्रांस की सरकार ने अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिसे देखते हुए फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। उस दौरान पूरे फ्रांस में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में यहूदी समुदाय के लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इजराइल और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी फ्रांस में ही है, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई थी। फ्रांस के मुताबिक उस वक्त हमलावर ने वहां धार्मिक नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया था कि उनके देश पर इस्लामी आतंकवाद का असर बढ़ रहा है। और इसी बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया कि अगर जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यूरोप के कई देश इसकी आग में झुलस सकते हैं। रॉकेट और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह पहली बार है जब वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और ईरान के मीडिया के मुताबिक इराक के चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने उस हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इस चरमपंथी संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है। यही नहीं, ईरान के मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिकी सेना के बेस पर फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने 2 महीने पहले ही अपनी इस मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था। इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करके ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका को भी खौफ में डाल दिया था। ईरान की यह बैलिस्टिक मिसाइल बेहद ताकतवर मानी जाती है। यही नहीं, ईरान का दावा है कि उसकी सेना फतह बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल के तेल अवीव शहर को भी आसानी से निशाना बना सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इजराइल के ज्यादातर शहर ईरान की इस घातक मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं है। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान की ये मिसाइल इजराइल के तेल अवीव शहर में महज 400 सेकंड के अंदर तबाही मचा सकती है। और फतह बैलिस्टिक मिसाइल को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल तय किए गए टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है और दुश्मन के ठिकाने को 500 किलो बारूद के साथ मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी ईरान के दुश्मन इजराइल को हो सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान ने फतह बैलिस्टिक मिसाइल की एक खेप लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी दे दी। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह खुलकर हमास के साथ आ गया तो वो फतह मिसाइलों के जरिए इजराइल में ऐसी तबाही मचा सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उन हालात में अमेरिका भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा। हमास और इजराइल जंग के साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका की भी परेशानियां बढ़ गईं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास और इजराइल की जंग के बाद सीरिया और इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए और उन हमलों में 1-2 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। CNN के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस पर 38 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें 6 हमले तो एक रोज पहले ही हुए। और उन हमलों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन गिराए गए। CNN के मुताबिक एक रोज पहले इराक की राजधानी बगदाद से करीब 200 किलोमीटर दूर अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन गिराए गए। और फिर इसके बाद बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे।
इसके साथ ही सीरिया में भी अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। सीरिया और इराक में अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए हमास ने आत्मघाती हमलावरों को भी तैयार कर लिया है। खबर के मुताबिक एक आत्मघाती लड़ाके ने सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना भी बनाया, जिसका मतलब यह कि सीरिया और इराक में अमेरिकी फौज और उसके अड्डे चलते फिरते बमों का शिकार भी बन सकते हैं। कि सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने के आरोप लगते आए हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद कई चरमपंथी संगठनों को ईरान से आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं और ईरान के इशारे पर ही वो अमेरिकी सेना के अड्डों पर हमले करते हैं। ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक डेरा डाले बैठे हैं, जबकि सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक कई साल से डटे हुए हैं। दोनों ही जगहों पर अमेरिका ने ISIS के आतंकियों से लड़ने में मदद के लिए अपनी सेना तैनात कर रखी है। ये हमास के खिलाफ जंग के लिए इजरायल को अमेरिका से जो मदद मिल रही है उसे रोका जा सके। हालांकि अपने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर भड़के अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले नहीं रुके। जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पिछले हफ्ते साफ कह दिया था कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका जोरदार पलटवार करेगा। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक एक इंटरव्यू में हमास का एक कमांडर अपने ही आकाओं पर भड़क गया। डेली मेल के मुताबिक 400 लड़ाकों वाली बटालियन के अबू मोहम्मद नाम के कमांडर ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की शुरुआती प्लानिंग में आम नागरिकों को मारने की बात नहीं थी, बल्कि इजरायल के सैनिकों को मारने और उन्हें बंधक बनाने की थी। लेकिन जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायल में हमले के लिए दाखिल हुए, उसी वक्त हमास के बड़े नेताओं ने इजरायल में हमले के प्लान को बदल दिया था। डेली मेल की उस रिपोर्ट के मुताबिक हमास के उस कमांडर ने यह भी दावा किया कि आखिरी वक्त पर आम नागरिकों को बंधक बनाने का आदेश भी गाजा से बाहर बैठे हमास के नेताओं ने ही दिया था और उसी आदेश के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायल में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। और 7 अक्टूबर को देखते ही देखते उन लड़ाकों ने इजरायल में आम नागरिकों की लाशें बिछा दी थी और इजरायल में काफी देर तक वहां के बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया था। दावा यह किया गया कि आखिरी वक्त पर हमास के नेताओं ने आम नागरिकों को मारने और उन्हें बंधक बनाने का आदेश दे दिया ताकि इजरायल को बुरी तरह से तड़पाया जा सके। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के उस हमले में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजरायल के कई इलाकों में जमकर कोहराम मचाया था। उस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजरायल को जो चोट पहुंचाई थी उसे इजरायल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए बर्बर हमले के बाद इजरायल की सेना ने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा बेरहम, बर्बर और खतरनाक बताया था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमले की शुरुआत उसके कई शहरों पर एक साथ हजारों रॉकेट दागकर की थी, क्योंकि रॉकेट से हमला करने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर मौत का ऐसा खूंखार खेल खेला था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज रईम इलाके में घुस गए थे। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने हमले किए वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। तभी हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास के जोरदार हमले की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया था। हमास के उस हमले में इजरायल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 240 से ज्यादा नागरिक बंधक बना लिए गए थे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये लोग वहां गाजा पर इजरायल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कई प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के गेट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। वहां से आई तस्वीरों में कुछ लोग व्हाइट हाउस के बाहर जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाते भी नजर आए। व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लिए लोग अमेरिकी राष्ट्रपति निवास के सामने गाजा पर हो रहे इजरायल के हमलों पर नाराजगी जताते नजर आए। फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल को समर्थन देने पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान वहां फिलिस्तीन समर्थकों ने व्हाइट हाउस की दीवार को खून जैसे दिखने वाले लाल रंग से पोत दिया। इसके जरिए उन्होंने वहां ये बताने की कोशिश की कि गाजा में बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के मामले में अब चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान ने अपने यहां मौजूद अफगान शरणार्थियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने के आदेश दिए थे।
और उनमें कई लोगों के साथ मारपीट तक की, जिससे तालिबान सरकार का पारा चढ़ गया और उसने पाकिस्तान को सीधे सीधे ललकार दिया। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने उसके नागरिकों को जरा सी भी तकलीफ दी तो उसे तालिबान के कहर का सामना करना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी मौजूद थे, जिनमें 2.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान सरकार के फैसले के 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ दिया था। और तालिबान का आरोप है कि उनमें कई लोगों को पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उनके पास मौजूद सामान तक छीन लिया गया। ऐसे लाखों लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर जमा हो गए। पाकिस्तान अब तक करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान की तरफ भेज चुका है और उनमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहां से आए एक वीडियो में हजारों लोग बॉर्डर पर दिखाई दिए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। वहां पाकिस्तानी सेना ने कई कैंप लगाकर अफगान शरणार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे अहम रास्ता है। ये वही बॉर्डर है जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच जोरदार गोलीबारी भी हुई थी और तब भी सीमा के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई, वैसी ही जैसे अब लग गई हैं। हालांकि इस बार पाकिस्तान अपने देश में मौजूद लाखों शरणार्थियों को इस बॉर्डर के जरिए दोबारा अफगानिस्तान भेजने की कोशिश में है।